Hello friends, welcome to Exambi. In this video, we are going to discuss important current affairs from PIB from date of 21st June, 21st June to 23rd June. ओके, सो आइए शुरू करते हैं। अभी ये योगा डे जो है ये बहुत ही 3-4 दिन से पिछले बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। रोज़ 2-4 आर्टिकल इस पे पीआईबी पे हमको मिल रहे हैं। और कोरोना का टाइम भी चल रहा है तो ह्यूमन हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है ना। तो ये योगा डे का हम मना रहे हैं 21 जून को, मतलब ये कल हुआ है ना, परसों हुआ है। तो ये जो है इसको रिकॉग्निशन दिया है यूनाइटेड नेशन ने, ये भी आपको नोट डाउन करना है। और इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसका थीम है योगा फॉर वेलबींग। बैंकिंग एग्जाम्स में और रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स में ये थीम पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उनका एक अलग से इवेंट लॉन्च किया है, जो 75 हेरिटेज लोकेशंस है इंडिया में, वहाँ पे वो योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसका अलग से उन्होंने थीम रखा है योगा एंड इंडियन हेरिटेज। ठीक है, तो ये डिफरेंट थीम हो गया है। अभी ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। और एक तीसरा थीम हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, ये आपने लास्ट वीक नोट डाउन किया होगा, तो उसके उसके नीचे आप अपडेट ये दो लिख लो, है ना। आपको ये इंटरनेशनल लेवल वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वेलबींग, ये यूनाइटेड नेशन से हमने उठाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 21 जून को योगा डे होता है और ये एक नया थीम है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी सेकंड वेव आई है और थर्ड वेव के भी चांसेस बता रहे हैं नीति आयोग की तरफ से। तो ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना है ये नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, नवंबर 2021 तक। तो ये गरीब कल्याण अन्न योजना में जो भी फूड से रिलेटेड जो भी प्रावधान थे वो अभी नवंबर तक चलेंगे। मतलब जो अ, राशन मिलता है गरीब लोगों को, मंथली राशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसके अलावा ये फूड ग्रेन इन एडिशन में मिलेगा, है ना। तो ये जो बड़ी गरीब कल्याण अन्न योजना है ये आत्मनिर्भर भारत का ही एक हिस्सा थी। और इसके अलावा ये गरीब कल्याण योजना जो है ये भी एक बहुत बड़ी स्कीम थी, और ये आने वाले 1-2 साल और न्यूज़ में रहने वाला है। तो ये भी इसकी भी हम प्रोविजंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे गरीब कल्याण योजना के प्रोविजंस मैंने दिए हैं। ये जो भी स्टेट सर्विस के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यूपीएससी ईपीएफओ का भी अभी एग्जाम ड्यू है 5 सितंबर को, उसकी डेट आ गई है। तो उसमें भी ये चीज़ें, लेबर लॉ तो है ही उसमें, है ना। तो उसमें ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस कवर है, ये सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है ना। सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है, तो सोशल सिक्योरिटी आपके ईपीएफओ के सिलेबस में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस कवर कितना दिया है, 50 लाख पर हेल्थ वर्कर। हेल्थ वर्कर कौन है, जो आपके नर्सेस है, फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर है ना। इनको अगर कुछ कोरोना के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनको 50 लाख पर पर्सन मिलेगा, है ना। फिर ये उस टाइम पे ये 5 kg वीट और 1 kg राइस, 5 kg वीट और राइस और 1 kg पल्सेस, ये उस टाइम पे इन्होंने बांटा था गवर्नमेंट ने, ठीक है, गरीब अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये अभी नहीं है, लेकिन इसको ये प्रावधान अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर ये भी चल रहा है। ठीक है, ये 3 मंथ ये आप मत नोट करना, ठीक है। फिर उस टाइम पे जनधन अकाउंट में 500 रुपीज दिए थे पर हेड, ये सिर्फ वुमन को मिला था, है ना। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। मनरेगा का जो मिनिमम वेज है वो 182 से 202 किया है अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लो। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सब जो फैक्चुअल डाटा है आपने नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अभी रिसेंटली जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, अभी 600 के पार चला गया है ना। तो ये 600 के पार चला गया है, तो इस मंथ भी हमने करीब करीब 6.24 यूएस बिलियन डॉलर का एफडीआई लाया है इंडिया में, है ना। तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व इंडिया में आ रहा है उसका ये थोड़ा डिटेल्स हमने यहाँ पे दिया है कि ये जो एफडीआई आ रहा है वो
किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो वो इन्होंने यहाँ पे दिया है पीआईबी, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है, अराउंड 24%। ठीक है। और सेकंड सेकंड नंबर पे है आपका सर्विस सेक्टर 23%। और इसके अलावा है फिर एजुकेशन सेक्टर 8%। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा अभी चर्चा में है ना। स्कूल बंद है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उससे रिलेटेड हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डिजिटल बोर्ड्स चाहिए, डिजिटल नोट निकालने के लिए नोटपैड भी अभी डिजिटल बट रहे हैं, है ना। ये मार्केट में अवेलेबल है डिजिटल नोटपैड्स। तो ये अभी इनका बूम चल रहा है ना, ये पीक पे है। तो इसीलिए आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में एफडीआई बहुत ज्यादा आ रहा है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सेक्टर में एफडीआई बहुत ज्यादा आ रहा है ना। तो ये रीजन है। तो ये आपको ये इम्पोर्टेंट टेक अवे है, ये आपको नोट डाउन करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी ये दिल्ली एनसीटी का एयर पोल्यूशन का जो इशू है, ये पिछले पूरे हफ्ते न्यूज में था। ये दिल्ली एनसीटी मतलब दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन का इशू है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है ना। तो ये सिर्फ दिल्ली का ही एयर पोल्यूशन का इशू क्यों न्यूज में रहता है, ये हमारा क्वेरी है। मुंबई में भी पोल्यूशन होता होगा, कोलकाता में होता होगा, चेन्नई में है, इंदौर में है, भोपाल में है, लखनऊ में है, लेकिन ये दिल्ली का नेशनल इशू क्यों बन जाता है ना। तो ये एक सोचने वाली बात है, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ये यहाँ पे ये सैटेलाइट इमेज है, आप जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ना हेज बोलते हैं इसको, हेज। ठीक है। तो यहाँ से इससे क्या होता है, क्लैरिटी नहीं आता है, दिखता नहीं है आगे का। तो ये पोल्यूशन की वजह से होता है, और यहाँ पे ही क्यों होता है, ये नेशनल इशू क्यों बन चुका है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू है, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट हो जाता है। बहुत सारी एग्जाम्स में या फिर आईबीपीएस के इंटरव्यू में, आरबीआई के इंटरव्यू में भी ये पूछ लेते हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू में भी ये इशू बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली एयर पोल्यूशन का इशू ये नेशनल इशू क्यों बन चुका है। तो पहले देखते हैं कि ये एयर पोल्यूशन दिल्ली में होता क्यों है। तो उसके तीन मेन रीजंस हैं। एक तो है इनपुट ऑफ पोल्यूटेंट्स, फिर है वहाँ का वेदर, और जो वहाँ पे लोकल कंडीशंस क्रिएट होती है विंटर के सीजन में, है ना। तो ये तीन चीजें हम कनेक्ट करके आज समझेंगे कि यहाँ पे इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन का इशू क्यों है। पहली बात तो यहाँ पे पोल्यूटेंट कौन से हैं। पोल्यूटेंट सभी जगह पे है, मुंबई में है, इंदौर में है, अहमदाबाद में है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशन ऐसा है पोल्यूटेंट्स का कि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा रीजन में स्टबल बर्निंग होता है। पंजाब हरियाणा रीजन में स्टबल बर्निंग मतलब क्या है, ये जो धान की खेती करते हैं पैडी फार्मर्स जो है पंजाब हरियाणा रीजन में, वो पैडी का मतलब सीजन होने के बाद वो ये पैडी जला देते हैं फार्म में ही, मतलब खेतों में ही जला दे, खेत के खेत पूरे जला देते हैं। तो ये खेत जलाएंगे तो जो पर्टिकुलेट मैटर है ना, PM10 या PM2.5, ये पर्टिकुलेट मैटर हवा में आ जाते हैं। तो हवा में आके वो फिर विंड के चलते वो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, है ना। फिर वो दिल्ली पे रुक कैसे जाते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि मेजर जो इनपुट है पोल्यूटेंट्स का वो आ रहा है पैडी के बर्निंग से, उसको स्टबल बर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पोल्यूटेंट का सोर्स है वो है डस्ट, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, डस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, है ना। वहाँ पे एक पावर प्लांट है बदरपुर का, एक पावर प्लांट है वहाँ पे, तो वहाँ से ये डस्ट आता है। फिर उसके बाद में है वेहिकुलर पोल्यूशन, 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल्स हैं एक अकेले दिल्ली में, तो उससे नाइट्रोजन निकलेगा, सल्फर निकलेगा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसमें से। तो ये सब चीज़ें पोल्यूशन का सोर्स है दिल्ली में, है ना। अब समझते हैं कि वहाँ पे वेदर कंडीशंस क्या होती है विंटर में। देखिए जो मानसून की विंड्स होती है वो यहाँ से ऐसी आ रही है, अभी आज की कंडीशन में जो विंड से चल रही है वो ऐसे चल रही है। ठीक है। लेकिन आप अगर अक्टूबर तक पहुंचोगे, सितंबर अक्टूबर में, तो यही विंड ऐसे चलती है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। ठीक है। ये उल्टी हो जाएगी। ये होता है सितंबर और अक्टूबर में, है ना। अब जैसे ही आपका रेनी सीजन खत्म हो गया, विंटर जैसे ही शुरू हो गया, तो ये विंड्स जो है वो ऐसी चलेंगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट जब विंड्स हो जाएंगी तो यहाँ पे है ना आपका ये है डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट है,
पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में से जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं वो ये विंड के चलते इंडिया में पहुंच जाते हैं ऐसे, ठीक है। और ये स्टबल बर्निंग जो ये भी यहाँ पे हो रहा है उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं वो भी ये विंड की वजह से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। ना कि सिर्फ दिल्ली तक आते हैं, वो यूपी तक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मैटर्स ये दिल्ली तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये ये वेदर फैक्टर्स की वजह से हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो राजस्थान से में जो डेजर्ट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो डेजर्ट है, वहां से फिर सैंड पार्टिकल्स हो गए या पर्टिकुलेट मैटर हो गया, वो उड़ के दिल्ली तक आ जाता है ना। फिर आगे क्या होता है, यहाँ की जो लोकल वेदर कंडीशंस है ये बाकी जगह पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो पोल्यूशन का इशू है ये आपको दिल्ली में ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये लोकल लोकल वेदर कंडीशन वहां पे क्रिएट हो जाती है। ये लोकल वेदर कंडीशन क्या है ये हम अभी समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये लोकल वेदर कंडीशन आपको मुंबई में नहीं मिलेगी ऐसी, कोलकाता में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, ये सिर्फ आपको दिल्ली में मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है विंटर्स में, और बाजू में आपका हिमालय भी है ना। तो ये हमारी जो अर्थ है, ये ऐसी अर्थ है आपकी, ठीक है। ये उसका एक्सिस है। तो ये इसका एक्सिस सीधा नहीं है, ये इसका एक्सिस ऐसा टिल्टेड है, ठीक है। तो ये आपका सूरज है, सन। तो सन के पीछे, सन के अराउंड अगर ये रिवॉल्व होती है ऐसे, तो ये जो अर्थ है वो ऐसे रिवॉल्व होगी टिल्टेड पोजीशन में, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आपका विंटर है, यहाँ पे आपका समर है, सॉरी, तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ये आपका विंटर शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप होते हो नवंबर दिसंबर में, ठीक है। यहाँ पे होते हो आप जून में, ये पोजीशन। तो जैसे ही आप अर्थ यहाँ पे आएगी विंटर शुरू हो जाएगा। तो विंटर में दिल्ली में क्या हो जाता है, ये जो पोर्शन है हमारा इंडिया, इस पोर्शन में आएगा इंडिया। तो ये जो सनरेज है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है अर्थ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो अर्थ पे जो टेम्परेचर है इंडिया में वो बहुत कम हो जाता है। अब टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये आपका दिल्ली है, सिटी रीजन। तो सिटी से लग के जो हवा होती है वो गर्म है, फिर उसके ऊपर कोल्ड है, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वो हवा और ठंडी होती जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में सिनारियो होता है, मतलब रेनी सीजन में या फिर समर में। लेकिन जब विंटर आता है तब यहाँ पे थर्मल इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। ये इन्वर्जन क्या है, ये जो टेम्परेचर की लेयर्स है वो इन्वर्टेड हो जाती है। मतलब आपका यहाँ पे जो मैंने मैकेनिज्म यहाँ पे बताया, सनरेज यहाँ पे पहुंच नहीं पा रही है, उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से यहाँ पे जैसे वार्म एयर है, तो यहाँ पे विंटर सीजन में सिटी से सिटी के ऊपर जो लेयर है वो बहुत ही ठंडी होती है, कोल्ड है, ठीक है। ये कोल्ड है, उसके ऊपर थोड़ी वार्म है, कोल्ड से थोड़ा गर्म, इसलिए उसको वार्म बोला है। फिर जैसे जैसे ये वार्म से आप और ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में, तो ये और कूल होती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो दिल्ली के से लग के जो हवा है वो ठंडी है विंटर में, है ना। तो ठंडी हवा क्या होती है, ठंडी हवा बहुत मतलब वो हेवी होती है, वो बहुत आसानी से ना हिलती नहीं है। उसको एयर मास वाला कंसेप्ट वो अलग है, वो फिर कभी देखेंगे। तो अभी कॉमन सेंस ये है कि ये जो कोल्ड एयर जो होता है ये बहुत ही हेवी होता है, और इसकी वजह से ये एयर जो है हिलती नहीं है, ठीक है। तो एयर हिलेगी नहीं, तो जो पर्टिकुलेट मैटर यहाँ पे आया था, इधर से जो विंड आ रही है, यहाँ से जो विंड आ रही है उसको उसके तहत जो पर्टिकुलेट मैटर अंदर आया है इंडिया में, है ना, तो वो वैसा ही रह जाएगा यहाँ पे। पोल्यूटेंट्स जो है वो वैसे ही रह जाएंगे हवा में। तो पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है, फिर यहाँ पे हेज क्रिएट होता है ना। तो आगे वाला जो है आपको दिखेगा नहीं, जिसको कोहरा हम बोलते हैं ना, स्मॉग बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पे जमा हो जाता है, उसकी वजह से आगे का आपको कुछ दिखेगा नहीं। और ये फिर पर्टिकुलर मैटर जो है हवा में के होने की वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं, है ना। हेल्थ इश्यूज होते हैं, किसी को अस्थमा का इशू है, अभी कोरोना के चलते रेस्पिरेटरी डिसीजेस का भी बहुत मतलब लोग बहुत डरने लगे हैं। तो ये इशू इसलिए नेशनल इशू बन चुका है दिल्ली एयर पोल्यूशन का, है ना। तो इसकी वजह से ये जो कंडीशन, लोकल वेदर कंडीशन जो सिर्फ दिल्ली में क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से ये दिल्ली का एयर पोल्यूशन आपको जो जिस बड़े लेवल पे दिखने को मिलता है वो सिर्फ दिल्ली में है और बाकी शहरों में नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये G20 भी बहुत न्यूज में है आजकल,
है ना। तो ये G20 जो है इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं पहले तो ये G20 है क्या। G20 एक 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये 20 कंट्रीज कौन सी है, ये 20 कंट्रीज जो है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 20 कंट्री आपके ग्लोबल जीडीपी का 80% हिस्सा देती है। 80% इन 20 कंट्रीज से ही आता है ग्लोबल जीडीपी का। और ये 20 कंट्रीज आपका 60% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है दुनिया में, है ना। और ग्लोबल ट्रेड का 75% हिस्सा इन 20 कंट्रीज से आता है। तो इसीलिए ये जो 20 कंट्रीज है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है और बड़ा मेजर चंक है, इसलिए ये G20 का जो ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपने नोट करनी है। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है वो नाबार्ड के एग्जाम में, रेगुलेटरी बॉडीज के, आरबीआई के एग्जाम्स में, इवन यूपीएससी में भी ये इंपॉर्टेंट है। इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में G20 पे क्वेश्चन भी था। G20 के जो मेंबर्स है उस पे क्वेश्चन था यूपीएससी 2021 में, 2021 नहीं, 2020 सॉरी, लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको नोट डाउन करनी है। आगे देखते हैं, ये इंडिया में इंडिया होस्ट करेगी 2023 में G20 का समिट, तो इसलिए भी ये G20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। 2023 में इंडिया ने होस्ट करना है। 2021 में जो है वो इटली होस्ट करेगा, और 2022 में जो है वो इंडोनेशिया होस्ट करेगा। ठीक है, इंडोनेशिया, है ना। अब पार्टिसिपेंट कौन है, अब इस पे यूपीएससी पे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेंबर्स ऑफ द G20 ग्रुपिंग। ठीक है, तो ये 20 देशों के यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये आप नोट डाउन कर लो। इसका थोड़ा एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी कि अफ्रीका में से सिर्फ एक कंट्री है यहाँ पे, वो है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है, पूरे कॉन्टिनेंट में से सिर्फ एक कंट्री इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, वो है साउथ अफ्रीका। दूसरी बात, आपका जो आसियान वाला ग्रुपिंग है 10 कंट्रीज का, आसियान मतलब आपका थाईलैंड आ गया, वियतनाम हो गया, फिलीपाइन है ना, मलेशिया है। तो ये 10 कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है उसमें से सिर्फ इंडोनेशिया है G20 में। ठीक है, और आपका जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें कनाडा और यूएस, जो दो बड़ी कंट्रीज है वो दोनों है यहाँ पे, यूएस। ठीक है, और बाकी सारा जो मेजर चंक है वो आता है आपका यूरोप से। आप देखिए यूरोप से कितनी सारी कंट्रीज है यहाँ पे। फ्रांस है यूरोपियन, जर्मनी यूरोपियन है, इटली यूरोपियन है, देन आपका रशिया का भी आधा हिस्सा यूरोप में ही आता है। ठीक है, और ये बाकी का पूरा यूरोपियन यूनियन, है ना, ये भी G20 का हिस्सा है। तो मतलब मेजर जो चंक है G20 का ये यूरोप से आ रहा है। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका का जो एनालिसिस है वो आप ध्यान में रख लो, तो आपको आपको आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, आसियान में से सिर्फ एक कंट्री है और पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से सिर्फ भी एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये G20 काम कैसे करता है। G20 का परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है कोई भी, मतलब इनका हेडक्वार्टर ही नहीं है जहां से ये काम करे, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल नॉलेज है, ये आप नोट डाउन कर लो कि G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी में, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है, वैसा G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो फिर ये काम कैसे करते हैं, ये काम ऐसे करते हैं कि जो भी ये 3 कंट्रीज मिला के ये काम इनका चलता है, ट्राइका। ये 3 कंट्रीज कौन होती है, एक तो प्रेसिडेंसी, मतलब इस साल जो भी प्रेसिडेंसी जिसके पास भी है G20 का, जैसे इस साल सऊदी अरेबिया के पास प्रेसिडेंसी है, वो एक कंट्री। फिर उसके आगे का जो कंट्री होगा, मतलब प्रेसिडेंसी मतलब 2020 की जो प्रेसिडेंसी है वो कंट्री, फिर 2021 की, और उसका सक्सेसर मतलब 2022 की, है ना। ये 3 कंट्रीज मिला के इसका कामकाज देखती है। ठीक है, तो ऐसे इनका कामकाज आगे चलता है। ये देखिए, ये है 2020 ट्राइका कंट्री, ये है 2020, इटली में 2021 में होगा, इंडोनेशिया में 2022 में होगा, इसको बोलते हैं ट्राइका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन है, कौन सी ईयर में किसने किसके पास प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, 17 में जर्मनी, 18 में अर्जेंटीना, 19 में जापान, और ये करंट ईयर 2020 मतलब लास्ट ईयर जो गया उसमें सऊदी अरेबिया था, 21 में मतलब करंट ईयर में ये इटली में होगा,
और आगे वाले अगले साल मतलब 2023 में इंडोनेशिया में, और 2023 इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी पीआईबी पे। इस पे ये जेंडर गैप पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो जेंडर गैप है इकोनॉमी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इशू है। ठीक है, तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, आरबीआई नाबार्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी आरबीआई में भी आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है ना, नाबार्ड में भी ये इशू इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी जो भी पीसीएस दे रहे हैं, एमपीएससी एंड ऑल, आरएएस राजस्थान वाले, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये समझेंगे कि ये क्यों है और ये क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, पीएलएफएस का जो रिपोर्ट आता है एनएसओ का। ठीक है, ये एनएसओ रिलीज करता है। उसमें उन्होंने बताया है कि इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन फीमेल्स का वो सिर्फ 18.5% है, 18.5%। ठीक है, ये बहुत ही कम है। तो इसके चलते ये जेंडर गैप हमको देखने को मिलता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। तो इस पे ये न्यूज़ है। ये जेंडर गैप वर्ल्ड वाइड का एक डाटा है, ये मैंने आईएलओ से लिया है। ठीक है, आईएलओ से ये लिया है, तो ये मतलब ग्लोबल सिनारियो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका जेंडर गैप, है ना। 2020 में लोग मतलब मेल्स कितना परसेंट है, मतलब 75 के आजू बाजू है, ये 74 पॉइंट समथिंग होगा या फिर 74 होगा। लेकिन वुमेन कितना है, 50 से नीचे है। 50 पकड़ लो आप, मतलब ये 70 है, ये 50 है, तो 20% का गैप है ग्लोबली, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये और एक इम्पॉर्टेंट डाटा जो है वो यूएन के साइड से हमने लिया है, यूएन डेसा। ठीक है, अब इस डाटा में ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसको ज़रा एनालाइज करेंगे। आप अगर देख पा रहे होंगे, डेवलप रीजन जो है, डेवलप रीजन मतलब जो भी डेवलप कंट्रीज है, यूरोप है, कनाडा है, यूएस है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये डेवलप कंट्रीज है। अब वहाँ की जो फीमेल्स है वो डेली 3.5 आवर्स स्पेंड कर रही है अनपेड डोमेस्टिक चोर्स में। मतलब घर का जो काम होता है, जैसे हमारी मम्मी जो भी घर पे काम कर रही है, अगर हाउस वाइफ है तो वो 3.5 आवर्स पर डे इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, और वही डेवलपिंग कंट्रीज में मेल्स कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, 2 घंटा। अगर फीमेल 3 घंटा 3.5 घंटा स्पेंड कर रही है तो मेल्स 2 घंटा स्पेंड कर रही है। अगर आप ये डेवलपिंग कंट्रीज में आओ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ, नॉर्दर्न अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया, ये डेवलपिंग कंट्रीज है। यहाँ पे अगर फीमेल 3.5 आवर्स स्पेंड कर रही है तो मेल सिर्फ 0.7 आवर्स स्पेंड कर रही है। मतलब जैसे जैसे आप डेवलपिंग नेशंस की तरफ आओ तो ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ते जा रही है ना। ये ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया आप देखोगे तो 2.6 आवर्स अगर स्पेंड कर रही है औरतें डेली हाउस होल्ड वर्क्स में, तो मेल्स कितना स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ 0.8 आवर्स। मतलब औरतें घर का काम ज्यादा कर रही है और मेल्स घर का काम बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, ये पैट्रियर्कल माइंडसेट भी शो करता है। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस इस डाटा से हमको देखने को मिलता है। ये आप डाटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लिए एक आर्गुमेंट हो, किसी आप जीडी में डिबेट कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू में कुछ आर्गुमेंट्स आपको करना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर में कुछ आर्गुमेंट करना है, तो वहां पे ऐसा डाटा, ऐसे इंसाइट्स बहुत काम में आते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये मेजर रीजंस है जेंडर गैप के, ये इंडिया के रीजंस है, नॉट वर्ल्ड वाइड। इंडिया में तो ये रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला रीजन है पैट्रियार्कल माइंडसेट, मेल डोमिनेंस। मतलब मेल डोमिनेंस आपको हर सेक्टर में मिलेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिलेगा, सर्विस सेक्टर में, डिफेंस में आपको मेल डोमिनेंस मिलेगा, है ना। तो जहाँ सब जगह, मतलब पॉलिटिक्स में भी, हमारे पार्लियामेंट में भी फीमेल्स की जो नंबर्स है वो बहुत कम है ना। तो ये मेल डोमिनेंस एक वन ऑफ द रीजन है जेंडर गैप का। फिर डिस्पैरिटी इन हायर एजुकेशन, यूपी बिहार जो भी बैकवर्ड स्टेट्स है हमारे, वहाँ पे जो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट होता है फीमेल्स का वो बहुत कम है। अगर हाईली क्वालिफाइड नहीं होंगे फीमेल्स तो उनको जो वेल पेड जॉब्स है, जो फॉर्मल इकोनॉमी में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स है वो भी उनको नहीं मिलेंगे ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिलेंगे तो बड़े ओहदे पे फीमेल्स आपको कम देखने को मिलेंगी।
तो उसकी वजह से उनका उनका एम्पावरमेंट जो है वो कम डिग्री में आपको देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से भी ये जेंडर गैप एक है। सेफ्टी इश्यूज, मतलब जो सेफ्टी इश्यूज रिलेटेड टू देयर फिजिकल एब्यूज, ठीक है, जो रेप्स एंड ऑल का जो इश्यूज है ना, तो वो इस इशू के चलते भी बहुत सारी फीमेल्स जो है वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करती, जॉब्स नहीं करती, या फिर उनके घर वाले उनको जॉब पे नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि सेफ्टी इश्यूज होते हैं। और उसके बाद में है स्किल गैप। जो रिलेवेंट स्किल चाहिए आईटी इंडस्ट्री में, या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो स्किल गैप, रिक्वायर्ड स्किल गैप औरतों में कम है। वो भी एक जेंडर गैप का इशू है, मतलब वन ऑफ द रीजन है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। इंडिया में जो घर का कामकाज करने की जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं वो औरतों पे ही है। मतलब घर का कामकाज जो जिन्होंने करना है वो औरतों नहीं करना है, फीमेल्स नहीं करना है। जो मेल्स होंगे वो कुछ नहीं करेंगे, उनका ऑब्लिगेशन नहीं है कुछ। मतलब खाना बनाना है कौन बनाएगा? मम्मी बनाएगी। खाना बनाना है कौन बनाएगा? तो वाइफ बनाएगी। तो ऐसा आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है। ठीक है। डिजिटल डिवाइड इन इंटरनेट एक्सेस। अभी डिजिटल एजुकेशन में जो चल रहा है कोरोना के चलते, जो एजुकेशन में आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, वो डिजिटल डिवाइड भी उसका एक कारण है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो फीमेल्स है उनको इंटरनेट एक्सेस कम है, अराउंड 37% फीमेल्स को ही इंटरनेट एक्सेस है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो मेल्स है उनका जो आंकड़ा है वो 60% से ज़्यादा है। ठीक है। तो इसके चलते ये भी डिवाइड, डिजिटल डिवाइड जो है वो भी एक जेंडर गैप का प्रॉब्लम होता है। वो भी जेंडर गैप का एक रीज़न है। क्योंकि अगर डिजिटल डिवाइड है तो फीमेल्स का एजुकेशन सही से होगा नहीं आज आज की डेट में। और ये पिछले 5-10 साल से जब से 4G आया है ये चलते आ रहा है। तो डिजिटल डिवाइड के चलते फीमेल्स का एजुकेशन सही से नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से उनका स्किल गैप में उस इसकी वजह से उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट नहीं हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जेंडर गैप के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अभी रिसेंटली किसान रेल लॉन्च की गई है। ठीक है। ये महाराष्ट्र से बिहार चल रही है, महाराष्ट्र से बिहार में चल रही है। तो ये किसान रेल एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है ये किसान रेल के थ्रू अभी पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में तो अब फिलहाल नहीं बोल सकते, महाराष्ट्र से बिहार तो जा रही है। ठीक है। तो ये किसान रेल जो है वो इन रेलवेज की जो बोगीज है वो आपकी रेफ्रिजरेटेड है। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं। रेफ्रिजरेटेड होने की वजह से क्या है, जो आपके भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, पोल्ट्री, वो आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट, मतलब डबलिंग फार्मर इनकम का जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया था, उसके चलते ये किसान रेल वाला इनिशिएटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, ये किसान रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ है। ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो। फिर आगे है ये डॉक्टर वीके पॉल, ये नीति आयोग के मेंबर है। ठीक है। नीति आयोग के मेंबर है और ये हेल्थ डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो इनके हिसाब से ये जो कोरोना की वेव्स आ रही है, पहली वेव हो गई, अब ये सेकंड वेव आके गई है, अब ये बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये थर्ड वेव, मतलब ये वेव्स एक एक के बाद एक ये क्यों आ रही है? ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। जो भी लोग यूपीएससी का इंटरव्यू अभी फेस करने जा रहे हैं, या फिर आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू अभी ड्यू है, वो भी जो फेस करने जा रहे हैं उनको ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। या फिर हेल्थ इश्यूज जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज का एक पार्ट है। तो उसके चलते डिस्क्रिप्टिव में आरबीआई में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट इंसाइट है। ठीक है। फॉर्डर मटेरियल है। एसेज भी आप जब ऐसे अगर आप लिख रहे हो हेल्थ इश्यूज पे, तो उसमें भी ये फॉर्डर मटेरियल आपके काम में आ सकता है। ठीक है। तो ये की पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, 4 की पॉइंट्स है मल्टीपल वेव्स के पीछे। पहला तो बिहेवियर ऑफ द वायरस। बिहेवियर ऑफ द वायरस मतलब क्या, कि जब वायरस मेरे सब, मान लीजिए मेरे बॉडी में वायरस अगर आ गया, तो मेरा एक इम्यूनो पावर है, तो मेरे बॉडी में वो वायरस अलग बिहेव करेगा, और दूसरे किसी की बॉडी में वो वायरस अलग बिहेव करेगा। तो वो बिहेव, उसका जो बिहेवियर है इंडिविजुअल बॉडी में, उसकी वजह से उसका एक जो कैपेसिटी होता है फाइट करने का वो बढ़ जाता है, या फिर किसी में कम भी होता है। तो वो बिहेवियर जो है वो
बल चेंज होते रहता है। जैसे वो वायरस बॉडी चेंज करेगा उसका बिहेवियर चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से उसका स्प्रेडिंग कैपेसिटी भी अफेक्ट होता है। ये स्प्रेडिंग कैपेसिटी उसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है उसका बिहेवियर ऑफ द वायरस। नेक्स्ट है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट मतलब क्या? मतलब किसी को बीपी या शुगर है, किसी की इम्यूनिटी पावर कम है, तो वो ससेप्टिबल है, वल्नरेबल है इन्फेक्शन के लिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जनता है इंडिया में जो वल्नरेबल है कोरोना के लिए। ठीक है, फिर होता आता है उसका ट्रांसमिसिबिलिटी। ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? एक के चलते एक, मतलब मैं अगर इन्फेक्टेड हूँ तो मेरे से मेरे थ्रू आपको आ गया, फिर आपके थ्रू किसी और के चला गया, तो वो होता है ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, जो हम अभी मार्केट में गर्दी कर रहे हैं उससे, उसकी वजह से ये ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ता है। फिर ये होता है अपॉर्चुनिटी, एक फोर्थ, अपॉर्चुनिटीज विच वी गिव टू द वायरस टू इन्फेक्ट। हम अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे देते हैं? हम मैरिज फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, या फिर कहीं पे हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे गर्दी होती है ना, या फिर हम किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, मार्केट प्लेस में भी आजकल बहुत क्राउड बढ़ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम वायरस को स्प्रेड होने के लिए। ठीक है, ये हमको नहीं करना है। तो ये 4 रीजंस है मल्टीपल वेव्स के पीछे, ये आप नोट कर लो, है ना। ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है, और ये इट इज बीइंग सर्कुलेटेड स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, है ना, डॉक्टर वी के पॉल। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मॉस्को कॉन्फ्रेंस एक रिसेंटली न्यूज में थी, पीआईबी पे ही इसका एक न्यूज आर्टिकल आया था। ये मॉस्को कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये ऑप्शंस यहाँ पे देखे दिए गए हैं। मॉस्को कॉन्फ्रेंस आप पीआईबी पे सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, और ये किससे रिलेटेड है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर रिसेंटली ये लिंक्डइन का एक्विजिशन किया है, वो किसने किया है वो आपको बताना था कमेंट सेक्शन में। इस साल आरबीआई ग्रेड बी में एक क्वेश्चन आया था अमेजोन से रिलेटेड, कि भाई ये अमेजोन कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब जब स्टार्ट हुआ तब ये कौन सा काम कर रहे थे। अभी तो ई कॉमर्स कंपनी है, सब मिलता है अमेजोन पे, फ्रिज से लेके कपड़ों तक सब मिलेगा। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तब ये इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया था, कैसे स्टार्ट हुआ था। तो ऐसी जो बड़ी कंपनी न्यूज में होती है, या फिर बड़ा जो एक्विजिशन जो न्यूज में होता है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये भी आपको देखना है, और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनमें से किसी एक कंट्रीज के साथ। वो कौन सी कंट्री है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिर ये लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन देखा था, ट्राइफेड किसके अंडर आता है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री क्या है ट्राइफेड की, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। ठीक है, और केवीआईसी का नोडल मिनिस्ट्री है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसए। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करना है। और यहाँ पे हमारा जो करंट अफेयर है पीआईबी का पिछले 3 दिन का, वो समाप्त होता है। हमारे आईबीपीएस आरआरबी का जो कोर्सेज है वो लाइव हो गए हैं, और आरआरबी का एग्ज़ाम ड्यू है मे, तो इसका जो प्रिपरेशन है जीए का, आपका जीए से लेके क्वांट रीजनिंग सब, वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो आपको एनरोल करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। ये इनिशिएटिव शुरू रहेगा, और इसके तहत जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक चीज़ें होंगी वो भी हम आपके लिए ला रहे हैं। ये वीडियो जो है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये स्ट्रेट फ्रॉम पीआईबी आ रहा है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है।